विलासनगर, यह नाम ही बताता था कि यहां कैसा शासन था। इस राज्य पर राज करता था राजा मदनपाल, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल दहल जाते थे। राजा मदनपाल सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता था, भोग विलास। सुबह से शाम तक राजकाज और शाम से सुबह तक अय्याशी। उसकी आंखें जिस भी सुंदर स्त्री पर पड़ती वह उसे अपनी हवस का शिकार बना लेता था। राज्य की कोई भी महिला उससे सुरक्षित नहीं थी। महल में बैठी रानी प्रेमलता इस सब को देखकर रोज मरती थी। वह जानती थी कि उसका पति एक दरिंदा है, लेकिन वह कर क्या सकती थी? उसकी आवाज कौन सुनता? उसके दुख से किसे मतलब था? हर रात जब राजा मदिरा के नशे में धुत होकर नई नई औरतों के साथ रंगरेलियां मनाता, रानी प्रेमलता अपने कमरे में बैठकर आंसू बहाती रहती। उसका दिल चाहता था कि कहीं भाग जाए, लेकिन वह जाती कहां? एक रानी होकर भी वह एक कैदी से ज्यादा कुछ नहीं थी। वर्षों तक राजा रानी की कोई संतान नहीं हुई। राजा को इसकी परवाह तक नहीं थी। कभी कभार सोच लेता, अगर कोई बेटा होता तो राजवंश चलता रहता, लेकिन यह भी कोई गहरी इच्छा नहीं थी। उसे तो बस अपनी वासना की तृप्ति से मतलब था। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में बदले। महज राजा मदनपाल की अय्याशी बढ़ती ही गई। प्रजा उससे डरती थी, सम्मान तो दूर की बात थी। लोग कहते थे, यह कैसा राजा है जो अपनी प्रजा की बहु बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता। फिर एक दिन जब लगता था कि रानी प्रेमलता का जीवन सिर्फ आंसुओं और दुख से भरा रह जाएगा, एक चमत्कार हुआ। राजवैद्य ने जांच के बाद बताया कि रानी गर्भ से हैं। यह खबर सुनकर पहली बार राजा मदनपाल के चेहरे पर खुशी झलकी। अब तो मेरा वंश चलेगा, वह बड़बड़ाया। कुछ दिनों के लिए उसकी आदतों में भी सुधार आया। वह कम पीने लगा, कम अय्याशी करने लगा। रानी को लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है। लेकिन यह बदलाव कितने दिन टिका? बस कुछ हफ्तों तक। फिर वह वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट गया। 9 महीने बीते। रानी प्रेमलता ने दर्द से कराहते हुए एक बच्चे को जन्म दिया। ढाई ने खुशी से चिल्लाकर कहा, रानी जी, आपको एक बहुत सुंदर कन्या हुई है। लेकिन यह खुशी की बात रानी के लिए थी। जब यह संदेश राजा तक पहुंचा तो उसका खून सूख गया। लड़की? मुझे लड़की हुई है? राजा का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसकी आवाज में इतना जहर था कि पूरा महल कांप उठा। तुरंत उसने रानी के पास संदेश भिजवाया, इस लड़की को मेरी आंखों के सामने कभी मत लाना। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अगर कभी यह मुझे दिखाई दी तो मैं रानी सहित दोनों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। बेचारी रानी प्रेमलता, जिस खुशी की उसने महीनों कल्पना की थी, वह पल भर में गम में बदल गई। वह खून का घूंट पीकर रह गई। अब उसके पास सिर्फ एक सहारा था, उसकी नन्ही बेटी। रानी ने अपनी बेटी को गोद में उठाया। वह इतनी सुंदर थी कि चांद भी शर्मा जाए। उसकी कजरारी आंखें, गुलाब जैसे होंठ और चेहरे पर प्राकृतिक तेज। वह किसी देवी से कम नहीं लगती थी। तारावती, रानी ने कहा, तेरा नाम तारावती होगा, तू तारों जैसी चमकेगी। लेकिन रानी को क्या पता था कि यही खूबसूरती एक दिन उसकी बेटी के लिए अभिशाप बन जाएगी। राजा मदनपाल लड़की के जन्म के बाद और भी क्रूर हो गया। अब वह रानी के पास जाना भी बंद कर दिया था। उसकी अय्याशी चरम पर पहुंच गई थी। इधर रानी प्रेमलता 10 साल की उम्र में ही वह इतनी सुंदर थी कि देखने वाले दंग रह जाते। लेकिन तारावती सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वह बहुत बुद्धिमान भी थी। वह अपनी मां से पूछती, मां, मेरे पिताजी कहां हैं? वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? रानी प्रेमलता क्या जवाब देती? वह बस कह देती, बेटी, वह बहुत व्यस्त रहते हैं राजकाज में। जब तारावती 10 साल की हुई तो रानी को चिंता होने लगी। पुराने जमाने में बच्चों की शादी जल्दी हो जाती थी। रानी जानती थी कि समाज क्या कहेगा अगर राजकुमारी की शादी नहीं हुई। बड़ी हिम्मत करके रानी राजा के पास गई। महाराज, आप चाहे तो हमारी बेटी को देखें या न देखें, लेकिन समाज के सामने तो आपको कुछ जिम्मेदारी निभानी होगी। लोग क्या कहेंगे कि राजा अपनी बेटी का विवाह तक नहीं कर रहा। राजा ने अनमने मन से हामी भर दी। जल्दी ही पास के प्रतापगढ़ राज्य के राजकुमार अभिमन्यु के साथ तारावती की शादी तय हो गई। शादी का दिन आया। राजकुमार अभिमन्यु ने जब तारावती को देखा तो उसका दिल हमेशा के लिए उस पर आ गया। वह इतनी सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी लगे। विवाह हो गया,
लेकिन पुराने रीति रिवाज के अनुसार तारावती को 18 साल की होने का इंतजार करना था अपनी ससुराल जाने के लिए। समय बीता। तारावती अब 18 साल की हो गई थी। उसकी खूबसूरती अब पूरी तरह निखर चुकी थी। वह इतनी सुंदर थी कि शायद ही कोई उसके जैसा देखा हो। इसी बीच रानी प्रेमलता की तबीयत बिगड़ने लगी। वह जानती थी कि उसका अंत समय नजदीक है। एक दिन उसने राजा को बुलवाया। आंखों में आंसू लिए रानी ने कहा, महाराज, मैं जानती हूं आप हमारी बेटी से नफरत करते हैं। आपने उसे देखा तक नहीं है, लेकिन अब मैं मरने वाली हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, जब तक तारावती अपनी ससुराल नहीं चली जाती तब तक आप उसकी देखभाल कीजिएगा। राजा ने रानी का हाथ थामा और कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूं। रानी प्रेमलता को तसल्ली मिली। कुछ ही दिन बाद उसका देहांत हो गया। मां की मौत के बाद तारावती बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन फिर उसे एक संदेश मिला कि राजा उससे मिलना चाहते हैं। तारावती की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिंदगी में पहली बार वह अपने पिता से मिलने जा रही थी। जब राजा मदनपाल जनाना महल में आया और तारावती को आवाज लगाई तो वह दौड़ते हुए आई, लेकिन जैसे ही राजा ने अपनी बेटी को देखा वह स्तब्ध रह गया। सामने खड़ी थी एक अनुपम सुंदरी। उसकी खूबसूरती इतनी मोहक थी कि राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही बेटी है जिससे वह 18 सालों से नफरत करता आया था। लेकिन राजा की आंखों में जो भाव थे वे एक पिता के नहीं थे। वे एक दरिंदे की आंखें थीं जो किसी खूबसूरत शिकार को देख रही हों। वह भूल गया कि सामने खड़ी यह कन्या उसकी अपनी सगी बेटी है। तारावती भी कुछ अजीब महसूस कर रही थी। उसने सोचा था कि पिता मिलने पर प्रेम से गले लगाएंगे, आशीर्वाद देंगे, लेकिन उनकी आंखों में जो वह देख रही थी वह उसे समझ नहीं आ रहा था। राजा ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसका दिमाग तारावती की छवि में डूब गया था। उस रात राजा मदनपाल को नींद नहीं आई। बार बार तारावती का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह पागल हो रहा था। सुबह होते ही वह घोड़े पर सवार होकर जंगल में एक साधु के पास गया। उसके मन में एक चालाकी भरी योजना थी। साधु महाराज, राजा ने कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए राजन। अगर किसी ने आम का पेड़ लगाया हो, उसकी रोज देखभाल की हो, तो जब उस पेड़ में फल लगे तो क्या वह उसे खुद नहीं खा सकता? क्या यह कोई अपराध होगा? साधु महाराज ने सोचा कि राजा सच में किसी पेड़ की बात कर रहा है। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं राजन, जिसका पेड़ है वह उसके फल का हकदार है। इसमें कोई पाप नहीं। राजा खुश हो गया। उसे वो जवाब मिल गया था जिसे वह अपनी गंदी सोच का जायज ठहराने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। साधु को क्या पता था कि वह एक दरिंदे के काले इरादों में मदद कर रहा है। वापस महल लौटकर राजा ने एक चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी प्रतापगढ़ के राजा धर्मपाल के नाम थी, जो तारावती के ससुर थे। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय राजन, मुझे अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि राजकुमारी तारावती अपनी माता के देहांत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस संसार से चल बसी है। आप राजकुमार अभिमन्यु के लिए कोई अन्य वधू की तलाश कर लीजिए। राजा ने अपने नौकर भीमा को यह चिट्ठी देकर कहा, इसे तुरंत प्रतापगढ़ ले जाकर राजा धर्मपाल को दे देना। भीमा सुबह से राजा के अजीब व्यवहार को देख रहा था। पहले साधु के पास जाना, फिर यह झूठी चिट्ठी। उसकी समझ में सब कुछ आ गया था। भीमा प्रतापगढ़ पहुंचा। राजा धर्मपाल दरबार में बैठे थे। जब भीमा ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई तो राजा धर्मपाल को बड़ा धक्का लगा। राजकुमार अभिमन्यु जब यह खबर सुनी तो वह टूट गया। जिस पत्नी के साथ जीवन बिताने के सपने वह 8 सालों से देख रहा था, वह अब इस दुनिया में ही नहीं रही। लेकिन भीमा जानता था कि यह सब झूठ है। वह तुरंत वापस विलासनगर की तरफ दौड़ा। उसे राजकुमारी को सब कुछ बताना था। भीमा रानी प्रेमलता के साथ यहां आया था, इसलिए उसकी पूरी वफादारी रानी और उसकी बेटी के साथ थी। वह कैसे भी करके तारावती को राजा के काले इरादों से बचाना चाहता था। रात होने से पहले भीमा महल पहुंच गया। पहरेदारों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन भीमा ने बहाना बनाकर कहा, महाराज ने मुझे एक जरूरी संदेश देकर भेजा था, वापस आकर सूचित करने को कहा है। पहरेदारों ने उसे अंदर जाने दिया। भीमा सीधे तारावती के कमरे में गया। राजकुमारी विचारों में खोई बैठी थी। नौकर को अचानक देखकर वह भड़क उठी।
लेकिन भीमा ने तुरंत कहा, माफ कीजिए राजकुमारी जी, लेकिन बात बहुत जरूरी थी। और फिर भीमा ने सारी कहानी सुना दी। सुबह साधु के पास जाना, आम के पेड़ वाली बात, झूठी चिट्ठी और राजा के गंदे इरादे। राजकुमारी जी, भीमा ने कहा, जो पिता अपनी बेटी के गौने के समय उसकी मौत का झूठा संदेश भेजे, उसके मन में कुछ तो बहुत घिनौना चल रहा है। तारावती के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सब कुछ साफ हो गया था। आम का पेड़, पेड़ का मालिक और फल। उसे समझ आ गया कि उसके दुष्ट पिता क्या चाहते हैं। भीमा ने कहा, बेटी, मैंने आपकी माताजी के साथ यहां आकर आपको गोद में खिलाया है, इसलिए आपको सब कुछ बताना जरूरी समझा। अब मैं जा रहा हूं। तारावती के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वह खड़ी खड़ी रो रही थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। पहले तो उसे लगा कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं सोच रही। कोई पिता इतना नीच कैसे हो सकता है? लेकिन फिर सब कुछ जुड़ने लगा। कल जब उसके पिता ने उसे देखा था तो उनकी आंखों में जो भाव थे वे एक पिता के नहीं थे। मैं यहां एक पल भी नहीं रह सकती, तारावती ने फैसला कर लिया। उसने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े और कीमती जेवरात उठाए, साधारण कपड़े पहने और महल से निकलने की तैयारी की। जब वह महल के द्वार पर पहुंची तो पहरेदारों ने रोक लिया। कौन हो तुम? अंदर क्या कर रही थी? तारावती ने हिम्मत करके कहा, मेरा नाम सुलोचना है। मैं राजकुमारी जी की सेविका हूं। उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए रुकी थी। अब वह ठीक हैं तो मुझे घर भेज दिया है। पहरेदारों ने उसकी बात मान ली और उसे जाने दिया। महल से बाहर निकलकर तारावती के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब कहां जाऊं? रात का समय था, अकेली लड़की, और कोई ठिकाना नहीं। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक खंडहर नुमा घर दिखाई दिया। आज की रात यहीं काट लूंगी, उसने सोचा। जो राजकुमारी महलों में पली बढ़ी थी, आज वह खंडहरों में रात बिताने को मजबूर थी, और यह सब उसके अपने पिता की वजह से। पूरी रात वह रोती रही, अपनी किस्मत पर, अपने पिता पर और अपनी इस खूबसूरती पर जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। सुबह होते ही तारावती फिर चल पड़ी। उसे पता था कि राजा जब उसे नहीं पाएगा तो उसकी तलाश शुरू कर देगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी दूर निकल जाना था। इधर जब राजा मदनपाल सुबह तारावती के कमरे में गया तो वहां सन्नाटा था। राजकुमारी कहीं नहीं थी। राजा के होश उड़ गए। उसने पूरे महल में तलाश करवाई, लेकिन तारावती कहीं नहीं मिली। वह कहां गई? कैसे भागी? राजा हाथ मलता रह गया। उसका आम का फल हाथ से निकल गया था। चलते चलते तारावती एक नदी के किनारे पहुंची। वह थक गई थी, प्यासी भी थी। जब वह पानी पीने के लिए झुकी तो पानी में अपनी परछाई दिखी। उस खूबसूरत चेहरे को देखकर उसे घिन आने लगी। यही खूबसूरती तो मेरी मुसीबत की जड़ है, वह रोने लगी। काश मैं कुरूप पैदा हुई होती, काश मेरे पास यह रूप न होता। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस रूप को ही खत्म कर दूं? अगर मैं कुरूप हो जाऊं तो कोई मुझे गलत नजर से नहीं देखेगा। यह सोचकर तारावती ने नदी के किनारे से कालिख उठाई और अपने पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर लगा ली। वही खूबसूरत चेहरा जो उसकी मुसीबत का कारण बना था, अब काला हो गया था। कालिख लगाने के बाद तारावती ने अपनी परछाई फिर देखी। अब वह एक साधारण मैली कुचैली लड़की लग रही थी। उसे थोड़ी राहत मिली। अब मैं सुरक्षित हूं, उसने सोचा। अब कोई मुझे गलत नजर से नहीं देखेगा। लेकिन अब सवाल यह था कि वह करे क्या, कहां जाए? उसके पास कुछ पैसे थे, कुछ जेवरात थे, लेकिन यह कब तक चलेगा? तारावती ने सोचा कि वह अपनी ससुराल जा सकती है और सब कुछ बता सकती है। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके पिता ने तो उसकी मौत की झूठी खबर भेजी है। वे लोग तो समझेंगे कि वह कोई धोखेबाज है जो राजकुमारी होने का नाटक कर रही है। किस मुंह से मैं उनसे कहूंगी कि मैं तारावती हूं? वह रोने लगी। वे मेरा यकीन क्यों करेंगे? कई दिन तक तारावती जंगलों में भटकती रही। कभी किसी पेड़ के नीचे सो जाती, कभी किसी गुफा में रात बिताती। उसका कोमल शरीर कांटों से छिल गया था, लेकिन मन का दर्द शरीर के दर्द से कहीं ज्यादा था। एक दिन वह एक छोटे गांव में पहुंची। वहां के लोग उसे एक साधारण लड़की समझकर उससे बात करते। कुछ दयालु लोगों ने उसे खाना भी दिया। तारावती ने सोचा, यहीं कहीं काम ढूंढकर अपना गुजारा करूंगी। कम से कम यहां मैं सुरक्षित हूं।
उसने गांव में एक धनी व्यापारी के घर काम मांगा। व्यापारी की पत्नी ने उसे घर के काम के लिए रख लिया। तारावती ने अपना नाम सुलोचना बताया, वही नाम जो उसने पहरेदारों से कहा था। व्यापारी सेठ गोविंद बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी पत्नी सेठानी गीता भी दयालु थीं। उन्होंने तारावती को, जो अब सुलोचना थी, अपनी बेटी की तरह रखा। कुछ दिन बाद सेठानी ने देखा कि यह लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत समझदार भी है। वह पढ़ना लिखना भी जानती थी, जो उस जमाने में बहुत कम लड़कियां जानती थीं। सुलोचना, सेठानी ने एक दिन पूछा, तू कहां से आई है? तेरे माँ बाप कहां हैं? तारावती के आंसू आ गए। माँ जी, उसने कहा, मेरे माँ बाप गुजर गए हैं, मैं अकेली हूं। सेठानी का दिल भर आया। उन्होंने तारावती को और भी प्रेम दिया। इस तरह महीने बीतते गए। तारावती का घाव भरने लगा था। वह सुकून से जी रही थी, लेकिन रात में अक्सर अपने पति राजकुमार अभिमन्यु की याद आती और वह रो देती। एक दिन गांव में एक यात्री आया। वह प्रतापगढ़ से आया था। उसने गांव वालों को बताया कि प्रतापगढ़ के राजकुमार अभिमन्यु बहुत दुखी रहते हैं। उनकी पत्नी राजकुमारी तारावती की मौत का गम उन्हें सता रहा है। यात्री ने कहा, वे खाना पीना तक छोड़ दिया है। राजा धर्मपाल बहुत चिंतित हैं। यह सुनकर तारावती का दिल टूट गया। उसका पति, जिससे वह कभी मिली तक नहीं थी, उसके लिए इतना दुखी था। उसने सोचा, काश मैं उससे कह सकती कि मैं जिंदा हूं, लेकिन कैसे? अब तो मेरी शक्ल भी बदल गई है। उधर विलासनगर में राजा मदनपाल परेशान था। उसने तारावती को ढूंढने के लिए जासूस भेजे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चला था। नौकर भीमा को अब पूरा यकीन हो गया था कि राजा के काले इरादे थे। वह चाहता था कि किसी तरह राजकुमार अभिमन्यु को सच पता चले। एक दिन भीमा ने हिम्मत की और प्रतापगढ़ जाने का फैसला किया। वह राजा धर्मपाल से मिला। महाराज, भीमा ने कहा, मुझे आपको एक अहम बात बतानी है। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। राजा मदनपाल के गंदे इरादे, साधु को धोखा देना, झूठी चिट्ठी और राजकुमारी का भाग जाना। राजा धर्मपाल और राजकुमार अभिमन्यु दोनों को जब सच पता चला तो वे आग बबूला हो गए। यह कैसा पिता है जो अपनी ही बेटी के साथ? राजा धर्मपाल गुस्से से कांप रहे थे। राजकुमार अभिमन्यु ने कहा, अगर तारावती जिंदा है तो मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। राजकुमार अभिमन्यु ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों के साथ तारावती की खोज शुरू की। वे गांव-गांव, शहर-शहर घूमते रहे। महीनों बाद वे उसी गांव पहुंचे जहां तारावती सुलोचना के नाम से रह रही थी। जब राजकुमार ने सेठ गोविंद से पूछा कि क्या यहां कोई नई लड़की आई है हाल ही में, तो सेठ ने सुलोचना के बारे में बताया। वह बहुत अच्छी लड़की है, सेठ ने कहा, पढ़ी लिखी भी है, लगता है किसी अच्छे घर से है। राजकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं यही तो नहीं? जब राजकुमार अभिमन्यु ने तारावती को सुलोचना के रूप में देखा तो पहले तो पहचान नहीं पाया। उसका चेहरा काला था, कपड़े मैले कुचैले थे, लेकिन जब तारावती ने उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने पति को पहचान गई थी। राजकुमार को कुछ संदेह हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुलोचना, तारावती हकलाते हुए बोली। तुम कहां से आई हो? तारावती चुप रह गई। वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। राजकुमार ने ध्यान से उसे देखा। उसकी आंखें वही कजरारी आंखें जो उसने विवाह के दिन देखी थीं। तारावती, राजकुमार ने धीरे से कहा। यह सुनकर तारावती फूट फूट कर रो पड़ी। वह अपने पति के पैरों पर गिर गई। मुझे माफ कर दो, वह रोते हुए बोली। मैंने अपना रूप बिगाड़ लिया है, मैं अब आपके लायक नहीं रही। राजकुमार अभिमन्यु ने तारावती को गले लगाया। तुम्हारे रूप से मुझे प्रेम नहीं, तुमसे प्रेम है, उसने कहा। फिर तारावती ने पूरी कहानी सुनाई। मां की मौत, पिता की गंदी नजर, भीमा की चेतावनी और महल से भागना। राजकुमार का खून खौल उठा। उस दुष्ट को सजा मिलेगी, वो बोला। सेठ गोविंद और उनकी पत्नी जब सच जाना तो वे हैरान रह गए। उन्होंने महीनों तक एक राजकुमारी की सेवा की थी। राजकुमार अभिमन्यु तारावती को लेकर प्रतापगढ़ वापस आया। राजा धर्मपाल ने अपनी बहू को देखकर बहुत दुख हुआ। बेटी, वे बोले, तुम्हें इतना कष्ट झेलना पड़ा, यह सब उस दुष्ट राजा की वजह से। अब समय आया था न्याय का। राजा धर्मपाल ने अन्य राजाओं को संदेश भेजा और राजा मदनपाल के कुकर्मों के बारे में बताया।
सभी राजाओं ने मिलकर राजा मदनपाल के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। राजा मदनपाल जब अकेला पड़ गया तो उसकी अपनी प्रजा ने भी विद्रोह कर दिया। उसके सारे पाप सामने आ गए। अंततः राजा मदनपाल को उसके कुकर्मों की सजा मिली। उसे राजगद्दी से हटा दिया गया और जेल में डाल दिया गया। विलासनगर में एक नया न्यायप्रिय राजा बना। प्रजा खुश हो गई। तारावती ने अपने चेहरे से कालिख धोई। वह फिर से वही सुंदर राजकुमारी बन गई, लेकिन अब उसकी खूबसूरती में एक अलग चमक थी, संघर्ष की चमक, साहस की चमक। राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी तारावती की शादी धूमधाम से मनाई गई। इस बार यह सिर्फ रस्म नहीं था, बल्कि दो दिलों का मिलन था। तारावती और अभिमन्यु ने प्रतापगढ़ में खुशी खुशी राज किया। उनके राज्य में प्रजा सुरक्षित थी, खासकर महिलाएं। वे हमेशा न्याय और सच्चाई के पक्ष में खड़े रहे और इस तरह एक डरावनी शुरुआत वाली कहानी खुशी के अंत तक पहुंची। क्योंकि सच्चाई, साहस और प्रेम की ताकत किसी भी बुराई से बड़ी होती है।